स्वागत है आपके अपने चैनल पीएससी फीवर में। हम लोग पार्ट 1 देखे थे करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 गौरव सर की लल्लन टॉप वीडियो को, जो कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें एक एक टॉपिक करके बताया गया है, जो कि बहुत आसानी से बताया गया है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आएगा। ये बुक इतनी अच्छी है और हर एक एग्ज़ाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसके हर एक टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बुक को। ये बुक है हमारे प्यारे गुरुजी कुमार गौरव सर की। तो इस बुक में देखिए, इस बुक में इतनी अच्छी बुक है ये कि इसमें देखिए पार्ट वाइज डिवाइस की हुई है। पहला तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक एवं खेल परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, पुरस्कार एवं सम्मान, चर्चित व्यक्तित्व, योजनाएं, मिशन अभियान और सम्मेलन एवं कार्यक्रम, प्रमुख दिवस एवं उसके पुस्तक। देखिए कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। इस सर ने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 को कंप्लीट किए थे। आज हमारी बारी है पार्ट 2 को कंप्लीट करने की। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल आइकन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक ख़त्म किया था? एक सेकंड। हम लोग ने ख़त्म कर दिया था विंग्स इंडिया 2022 तक की। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। क्या? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। देखिए 16 मार्च 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो में महात्मा गांधी हरित तिराहे मतलब महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। पट्टिका में हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जयंती के अवसर पर बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी थी। तो पहली कहाँ है देखते हैं। हनुमान जी की पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला, जो कि उत्तर में पड़ता है, वहाँ किया गया था। मोरबी के मूर्ति पश्चिम में स्थापित की गई। तीसरी प्रतिमा दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थापित की जाएगी। मतलब कि पहली तो कहाँ की गई थी? हिमाचल प्रदेश में, दूसरी गुजरात के मोरबी में और तीसरी कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में पूर्व में अंतिम प्रतिमा की स्थापित की जाएगी। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 अप्रैल 2022 में ऑरवर्ड डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के इस तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई ने ऑरवर्ड डे फाउंडेशन के कार्यक्रम में विश्व के 21 देशों के 136 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की। इन 2 भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीला और खुशहाल
शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की। हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष यह मान्यता दी गई। वर्ष 2021 में हैदराबाद का एकमात्र शहर जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखते हैं भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। क्या? दूधवाणी रेडियो स्टेशन, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। ये किसे समर्पित है? पशुपालन को। बनारस डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बनासकांठा जिले में सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित किया गया, जिसे बनास डेयरी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित किया गया है। अब देखते हैं भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, मतलब कि एकदम कार्बन न्यूट्रल हो। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरे तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन को संदर्भित करता है। कार्बन न्यूट्रल शब्द प्रयोग का ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। अब देखते हैं आर्ट पार्क। क्या? आर्ट पार्क 14 मार्च 2022 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। आर्ट पार्क कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु में। आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक को कितनी अच्छी तरह से समझाया गया है। आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार देख ले, आपको बहुत ही लाभदायक घोषित होगी। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। इसमें भारत का कार्यकाल 4 वर्ष 2023 से 27 तक रहेगा। यह देखिए, यह निकाय निम्नलिखित हैं। पहले तो सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति। इसके अतिरिक्त प्रीति शरण आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन हेतु फिर से चुनी गई। दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति शरण को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया था। किसे? प्रीति शरण को। नोट में देखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 14 सदस्य हैं। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मानव तस्करी मामलों का प्रभावी तरीके से निपटान एवं महिला और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों एवं अभियोजकों को मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
अब आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन मतलब CDRI सिट्री 4 अप्रैल 2022 को मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया। कौन बना? भारत। भारत के प्रधानमंत्री 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिम के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों की अनुकूलता को बढ़ावा दिया गया। इसमें 30 सदस्य देश और 7 संगठन देश शामिल हैं। ये आप याद रखिएगा। इसमें CDRI में कितने सदस्य देश हैं? 30 और गठबंधन 7 शामिल थे। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली जो कि भारत में स्थित है। जुलाई 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंजूरी दी है। इसे संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार को उन्मुक्ति अधिनियम 1947 द्वारा परिकल्पित छूट, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिम के लिए अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके। इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत की दूसरी एवं प्रमुख वैश्विक पहल है। इसकी स्थापना के बाद 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए थे। अब रेडियो अक्ष देखते हैं, रेडियो अक्ष के बारे में कि क्या है ये रेडियो अक्ष। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया। मतलब कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए सबसे पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर में। इसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। क्या रखा गया है? रेडियो अक्ष, जो कि किनके लिए है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और सामुदायिक क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा लॉन्च यह चैनल नागपुर में विभिन्न इंटरनेशनल रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मीडिया 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में। इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा और यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला वो एकमात्र वैश्विक आउटपुट केंद्र मतलब ग्लोबल आउटपुट सेंटर होगा। देखिए अब देखते हैं WHO के बारे में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। महानिर्देशक टेड्रोस अदनोन हैं इसके। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची सुरंग। क्या? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सीमा सड़क संगठन VRO द्वारा मतलब कि के द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सिकुला सुरंग की लंबाई 4.25 किलोमीटर होगी जो हिमाचल प्रदेश की लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई।
सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष समारोह 21 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले में राष्ट्र को संबोधित किया। गुरु तेग बहादुर कितने नंबर के सिख गुरु थे? तो 9वें नंबर के। कहाँ पे हुआ? दिल्ली के लाल किले में। इसके साथ वे आज़ाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। इसी किले में मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया और इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना जाता है। इस दौरान उन्हें डाक टिकट और 400 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। मतलब डाक टिकट और 400 रुपये का शुभारंभ किसने किया? तो गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे। हिंद दी चादर किसकी है? तो गुरु तेग बहादुर की रचना है। अब देखते हैं 110 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? देखिए, मेरकॉन के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया जिसने 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया गया। क्या है? कम्युलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन को इसने क्या किया? पार कर लिया। अब भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे हुई? हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और सौर लैब और लॉरस लैब के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्टता की केंद्रता की स्थापना की। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन 5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया। इस आयोग के पदेन सदस्य सुशील चंद्रा पूर्व और के शर्मा, जो कि राज्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने किया। क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू कश्मीर के लिए और 47 कश्मीर क्षेत्रों के लिए होंगे। मतलब कि 90 विधानसभा है जिसमें से 43 जम्मू कश्मीर के लिए और 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर के क्षेत्र के लिए होंगे। 9 विधान क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया। इसमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में रखा गया। नोट में देखते हैं क्या है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ये पहले स्टेट थे, मतलब कि यूनियन टेरिटरी, लेकिन अब बन गए हैं ये यूनियन टेरिटरी। कल्हन की राजतरंगिणी ग्रंथ में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पे मिल गया आपको एक क्वेश्चन कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? कल्हन ने। भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक चली। इसे एक अनूठी टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ लॉन्च किया गया। कैसे? तो टैप इन और टैप आउट
ये भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है, जिसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। यह प्रणाली यात्रियों को सुविधा सुगमता प्रदान करेगी, क्योंकि वे अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर या स्मार्टफोन पर चलो ऐप चलो ऐप के माध्यम से टैप इन करने में सक्षम होंगे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी। मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अप्रैल 2022 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया। इसके साथ ही यह ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया। तो चलिए देखते हैं कि पहला देश कौन है। इससे पहले अल सल्वाडोर सितंबर 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला पहला देश था। मतलब कि पहला कौन था जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाया था? पहला था अल सल्वाडोर और अब बन गया है मध्य अफ्रीकी देश। वर्तमान में CAR अपनी मुद्रा के रूप में फ्रांस समर्पित CFA फ्रैंक का इस्तेमाल करता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा, मतलब कि बिटकॉइन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी और आभासी मुद्रा। अब देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। अप्रैल 2022 में ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च किया। यह TDC फंड, मतलब कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के लिए एक खाके का काम करेगा। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के रूप में देखा जा रहा है। इसके जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी की गई। TDS फंड के माध्यम से भारत की ओर से जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में जो निवेश किया जाएगा वह TDS फंड के जरिए होगा। GIP के जरिए अफ्रीका, एशिया, इंडो पैसिफिक में भी निवेश किया जाएगा। संयुक्त रूप से राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन से बाहर, मतलब कि क्या है? रूस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन से बाहर हो गया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा की। रूस के इस निर्णय की घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित करने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड, मतलब कि टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में 27 अप्रैल 2022 को वोटिंग होनी थी। रूस ने वोटिंग से पहले ही संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय से हटने की घोषणा कर दी। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई और मुख्यालय मैड्रिड है, जो कि कहाँ है? स्पेन में। अब देखते हैं चक्रवाती तूफान आसानी, ये सब जो आते हैं ना, मतलब चक्रवात वगैरह, साइक्लोन वगैरह, आप ये सब याद रखेंगे कि ये कहाँ आई और सबसे इम्पोर्टेंट कि यह नाम किस देश के द्वारा दी गई। मतलब कि हर साइक्लोन का एक नाम रखा जाता है जो कि अन्य देशों के द्वारा दी जाती है। तो देखते हैं आसानी के बारे में। मध्य 2022 में दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्र से चक्रवाती तूफान आसानी का निर्माण हुआ। कहाँ हुआ? तो दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्रों में। इस चक्रवात का नामकरण देखिए किसके द्वारा दिया गया? श्रीलंका के द्वारा। आसानी शब्द श्रीलंका के द्वारा दिया गया, जिसका सिहली में अर्थ क्रोध होता है।
आसानी शब्द का सिहली में अर्थ क्या होता है? क्रोध। 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात थे तौकते, यास, निसर्ग और अम्फान। मतलब कि 2020 से लेकर 21 में भारत में जितने भी साइक्लोन आए हैं आप उन्हें याद रखेंगे तो ये क्या थे? तौकते, यास, निसर्ग और अम्फान। तौकते म्यांमार आवाज़ करने वाली छिपकली। मतलब कि तौकते का नामकरण किसके द्वारा हुआ? तो म्यांमार के द्वारा। और इसका मतलब क्या होता है? तो आवाज़ करने वाली छिपकली। अब देखते हैं वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई के दौरान अप्रैल 2022 में सुनाया गया। इस ऊनी वानर को 1 माह की आयु में उसके जंगली आवास से घर लाकर पालतू बनाया गया था तथा 18 वर्ष के बाद वहां के वनाधिकारियों ने उसे मालिक से छीनकर चिड़ियाघर में रख दिया। ओके गाइस, देखते हैं मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। तो ये क्या है? 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। पूर्णिया जिले में एक निजी निवेशक ने 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया। नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता और इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन चावल की 130 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई खरीद की जाएगी। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैद्यशाला उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना मतलब कि ट्राई हब के लिए 4 मई 2022 को एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य। देखिए, पहले लोग खाना देते थे लेकिन अब नाश्ता देने लगे। कौन? सरकारी स्कूल। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की। राज्य में कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन पर आधारित विशेष पोषण योजना के साथ ही उन्होंने सत्ता में अपना पहला वर्ष पूरा किया। सरकार इसे राज्य व्यापी योजना बनाने से पहले कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए चुनिंदा स्कूलों में निगमों, नगर पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करेगी। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल मतलब कि ग्लास ब्रिज, जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग के लिए शुरू किया गया। इस ब्रिज का नाम बैंक लॉन्ग ब्रिज है। क्या है इस ब्रिज का नाम? बैंक लॉन्ग ब्रिज, जो कि कहाँ है? वियतनाम में, जिसका अंग्रेजी में अर्थ वाइट ड्रैगन होता है। ये ब्रिज 632 मीटर लंबा यानी करीब 2073 फीट का है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर यानी 492 फीट है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्या है वियतनाम की राजधानी? हनोई। आप जितने भी कंट्री हैं उनके कैपिटल, करेंसी, लैंग्वेज सब कुछ याद करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति 15 मई 2022 में देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। देव सहायम
संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं। उन्होंने 18वीं शताब्दी में तत्कालीन ट्रावनकोर साम्राज्य में ईसाई धर्म अपना लिया था। पोप फ्रांसीसी ने वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में संतों की सूची में नाम शामिल करते समय 9 अन्य लोगों के साथ देव सहायम पिल्लई के संत होने का ऐलान किया गया। देव सहायम पिल्लई का जन्म 13 अप्रैल 1712 ईस्वी को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नट्टलम गांव में हुआ। नोट में देखते हैं क्या है। 13 मई 2022 को स्काई ब्रिज 721 नाम के विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री स्पेशल पुल को चेक गणराज्य के एक पर्वतीय रिजॉर्ट में जनता के लिए खोल दिया गया। निवेश प्रोत्साहन समझौता 23 मई 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते मतलब कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट IIA पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO स्कॉट नाथन ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते की जगह ली। इस समझौते से भारत की विकास परियोजनाओं के लिए निवेश किया जाएगा। वर्ष 1997 ईस्वी में निवेश प्रोत्साहन समझौते के बाद कई उल्लेखनीय काम हुए। इनमें एक नई एजेंसी DFC का निर्माण भी शामिल है। यह अमेरिकी सरकार की एक डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया। यूक्रेन पर हमले और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर UN ने रूस को निलंबित कर दिया। UNHRC की स्थापना कब हुई? 2006 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब देखते हैं आर्टिकल 142 में क्या दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे AG पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश जारी किया। पेरारिवलन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के केस में अपने 3 अन्य साथियों के साथ दोषी ठहराया गया था और पिछले 30 वर्षों से जेल की सजा काट रहा था। मई 1991 ईस्वी में चुनावी रैली के दौरान एक महिला ने खुद को बम से उड़ा लिया था, जिसकी चपेट में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान चली गई थी। जिसके बाद पेरारिवन के साथ साथ मुरुगन, संथन और नालिनी को उम्र कैद की सजा दी गई है। अब देखते हैं सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता, मतलब कि एक बिजनेस के रूप में मान्यता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी और कहा कि इसके व्यावसायिक कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2020 में सेक्स वर्कर को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी। सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 के तहत
अपने ऐतिहासिक फैसले में होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया। अब भारत में सहमति से समलैंगिकता यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं है। बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक, देखिए मंकी की एक नई स्पेसिस की खोज हुई है जिसका नाम क्या है, सेला मकाक। आपसे पूछा जा सकता है सेला मकाक क्या है, तो बोल सकता है आपके कि मधुमक्खी है, बंदर हैं, तितली हैं या फिर लायन हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप मतलब कि यह एक सेला मकाक क्या है, बंदर हैं। भारतीय प्राणी विकास सर्वेक्षण और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक मतलब मकाका सिलाई की खोज की। कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश में। जेडएसआई की निर्देशक मतलब कि भारतीय प्राणी विज्ञान की निर्देशक ध्रुति बनर्जी ने कहा कि सेला मकाक नाम की नई प्रजाति राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में पाई जाती है। यह नाम सेला दर्रा के नाम से पड़ा, जो समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। सेला पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शहरों के बीच स्थित हैं। अब देखिए समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए मसौदा समिति की घोषणा की गई। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून, फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, जिसे पुर्तगाल सरकार ने ही लागू कर दिया था। मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में है, तो गोवा राज्य में। कौन लागू करके चले गए थे, तो पुर्तगाली सरकार ने। वर्ष 1961 में गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया। अब देखते हैं संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला 4 साल वर्ष पहले 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। इन्होंने बुराइयों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की तथा गृहस्थ जीवन भी एक संत की तरह जिया। संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, तो यूपी में कहाँ, तो बनारस शहर में हुई। सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर देखिए कौन बना, देखते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक संस्थानों पर किया जाएगा। नगर निगम ने राजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी। 29 मई 2022 को बांग्लादेश और भारत के बीच यात्री रेल सेवा 2 वर्ष बाद मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से शुरू हुई। मतलब कि बीच में ये बंद हो गई थी, लेकिन 29 मई 2022 को 2 साल बाद यह सेवा फिर से शुरू की गई। 170 यात्रियों को ले जा रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ढाका छावनी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 1 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच
मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई, जो दोनों देशों के बीच चलने वाली यह तीसरी ट्रेन है। मिताली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बच्ची के बीच चलेगी। यह दूसरी ट्रेन के बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता और खुलना के बीच चलती है। अब देखते हैं GSI मतलब कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव मतलब वैश्विक सुरक्षा पहल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा, किनके द्वारा, तो शी जिनपिंग के द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पेश की गई। इस पहल को इंडो पैसिफिक रणनीति क्वाड और मुकाबले के रूप में देखा गया। अब बताएंगे मुझे कि क्वाड में कितने कंट्री आते हैं और कौन कौन हैं। वैश्विक सुरक्षा पहल सामूहिक व्यापक सहकारी एवं सतत सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी, जो एक पक्षवाद का विरोध करेगी और ग्रुप पॉलिटिक्स तथा ग्रुप टकराव में शामिल नहीं होगी। विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा, क्या विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा, चलिए भाई देखते हैं ये क्या है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो के मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर से भी बड़ी जीसस क्राइस्ट की नई प्रतिमा बनकर तैयार हो गई। यह विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा है। नोट, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि फेजेंडा क्या है, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। अब देखते हैं हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम 23 मई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की गई। वर्तमान में इसमें अमेरिकी सहित 13 सदस्य, अब देखते हैं ये 13 सदस्य कौन कौन हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी शामिल हैं। यह देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कितना करते हैं, तो 10%। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, क्या भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र 4 मई 2022 को यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुई। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। और नरेंद्र मोदी यहीं पे गए थे, किसके लिए, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए। नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्डिक कंपनियों को ब्लू इकोनॉमिक, कौन सी इकोनॉमिक, ब्लू इकोनॉमिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजन किया गया था। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में किसे, नैनो यूरिया का। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल, गुजरात में इफ्को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। किसके द्वारा, इफ्को के द्वारा। इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादकता बढ़ाने एवं उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर, गुजरात में आयोजित समारोह में अत्याधुनिक नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया।
अब देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आजकल सरकार औरतों और बच्चों पर विशेष ध्यान दे रही है और उन लोगों के लिए एक से एक योजनाएं बनाती हैं और आयोग को गठित करती है। तो देखते हैं 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य, देखिए ये आप ध्यान रखेंगे कि एनसीपीसीआर का 2022 का नया आदर्श वाक्य क्या था, तो भविष्यो रक्षित, देखिए क्या है, भविष्यो रक्षति रक्षित लॉन्च किया गया। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। स्थापना कब हुआ था बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की, तो 2005 में। किसके द्वारा? 2007 के द्वारा, 2005 के द्वारा 2007। नेक्स्ट देखते हैं भारत AAEA का नया अध्यक्ष। 7 मई 2022 को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ की कार्यकारी बोर्ड और महासभा की मनीला फिलीपींस में आयोजित बैठक में भारत को सर्वसम्मति से वर्ष 2022-24 तक की अवधि के लिए AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया। पहले कमीशन ऑन इलेक्शन AAEA का अध्यक्ष था, मतलब कि इससे पहले कमीशन ऑन इलेक्शन AAEA का अध्यक्ष था। कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्यों में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल थे। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक गांव गुड़िया पदर में रहने वाले आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हुए सामुदायिक वन संसाधनों अधिकारों को मान्यता दी गई। देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, और अगर मैं थोड़ा गलत पढ़ दी तो कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। इसके साथ छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी। मतलब कि पहले कौन था, तो उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। अब देखते हैं नेक्स्ट वायु राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। 7 जून 2022 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 NASP 2022 लॉन्च की। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। इस नीति के माध्यम से एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य। देखते हैं कि ड्रोन पॉलिसी भारत के किस राज्य ने सबसे पहले बनाया। हिमाचल प्रदेश। मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। भारत का पहला राइट टू रिपेयर कानून। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए विश्व भर का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और
स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए राइट टू रिपेयर एक आवश्यक बिल है। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, देखिए ये 5 आप याद रखेंगे, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड वर्ष 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। यह देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 वर्ष के कार्यकाल 2023-24 के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए 9 जून को चुनाव कराया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 वीटो पावर यूएसए की, रूस की, चीन की, यूके की और फ्रांस की। इसके अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 हैं। भारत की पहली बालिका पंचायत। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में गुजरात के कच्छ में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरुआत की गई। अगर आपसे पूछे भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ की गई, तो गुजरात के कच्छ में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जल्द ही संपूर्ण भारत में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना है। इस मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में मौजूद कुरीतियों को दूर कर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, अब देखते हैं इसे। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए शुरू की गई। नेक्स्ट, इस्पात स्लैग से निर्मित पहली सड़क। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने गुजरात के सूरत में शहर के साथ पत्तन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल स्लैग क्या होते हैं? धातु की तलछट का मैल के उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया गया। यह सड़क स्टील स्लैग यानी स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल से लंबी है। वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। गैबोन और टोक्यो बने राष्ट्रीय सदस्य। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे की नई अध्यक्षता में रवांडा की राजधानी किगाली में 20 जून से 25 जून 2022 तक आयोजित राष्ट्रमंडल संशासनाध्यक्षों की बैठक 2022 में 2 अफ्रीकी देशों गैबोन और टोगो को क्रमशः 55 और 56वें सदस्य के रूप में राष्ट्र में शामिल किया गया। रवांडा वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला आखिरी देश था। कौन था? तो रवांडा। टोंगो और गैबोन की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देश में अब 56 सदस्य देश हो गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ देशों में अब सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 56। लास्ट में कौन थे? गैबोन और टोगो। औरंगाबाद अब संभाजी नगर, मतलब औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखा गया। औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी लंबे समय से कर रही थी। संभाजी मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। कौन थे? संभाजी कौन थे? मराठा के राजा छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे, जिनके नाम पर पार्टी का नाम रखा गया।
औरंगाबाद का नाम 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के गवर्नर मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। औरंगाबाद का नाम किस समय रखा गया था? तो औरंगजेब के नाम पर औरंगजेब के समय रखा गया था। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किसान नेता दिवंगत D.V. पाटिल के नाम पर रखने को भी मंजूरी दी थी। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया गया। बीबी का मकबरा कहाँ बनाया गया? औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा। आप ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। 1 जुलाई 2022 में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई, जो 12 जुलाई 2022 को पूरी हुई। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हैं और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में अमावस्या के बाद उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष बाद आयोजित हुई। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत बर्मन चोडगंग देव द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो गंग राजा अनंत बर्मन चोडगंग के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को यवनिका तीर्थ और सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यवनिका तीर्थ या सफ़ेद पैगोडा किसे कहा जाता है, तो जगन्नाथपुरी मंदिर को। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर का एक हिस्सा है। नोट में देखते हैं क्या है। उड़ीसा कोणार्क का सूर्य मंदिर और ब्लैक पैगोडा। अब देखते हैं टी हब 2.0। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है। टी हब का दूसरा चरण हैदराबाद के रायदुर्ग में बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा इसमें ₹300 करोड़ से अधिक का निवेश किया। यह उद्यमी को 6MS मेंटर्स, मार्केट मोटिवेशन, मैन पावर, मनी और मैथोलॉजिकल तक पहुंच प्रदान करते हुए उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देगा। केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक ने भारतीय तट रक्षक बल ICG के लिए एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस वेतन प्रणाली को पद्मा नाम दिया गया। पद्मा का पूरा नाम पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस पद्मा है। मतलब कि पद्मा का ये पूरा नाम है क्या है? पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस है। पद्मा नवीनतम तकनीक वाला एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। यह मॉड्यूल रक्षा लेखा विभाग के तत्वावधान में विकसित किया गया है और इसे वेतन लेखा कार्यकाल तट रक्षक नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा। स्वतंत्र सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू। पढ़ते हैं अब हम अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने माने स्वतंत्र सेनानी अल्लूरी सीतारामन राजू की 125वीं जयंती के उद्घाटन समारोह में उनकी 30 फीट की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया। 4 जुलाई 1897 को जन्मे अल्लूरी सीताराम राजू ने जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूर्वी घाट क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। वर्ष 1922 में रंपा विद्रोह। कौन से विद्रोह? तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सीताराम राजू के वीरतापूर्ण कारनामों के लिए स्थानीय ग्रामीण उन्हें मन्यम विरुडू
मतलब कि जंगल का नायक, मन्यम बिरीडू का मतलब क्या होता है, जंगल का नायक, उपनाम से पुकारते हैं किसे, सीताराम राजू को। अब पढ़ते हैं सुरक्षा मंथन 2022। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने राजस्थान के जोधपुर जिले में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आईवी और तटीय क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालित नियता परिचालन संबंधी सामंजस्य और रसद से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया है। अब देखते हैं पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे हरियाणा वाले हिस्सों में नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड। उसे भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2023 में चालू हो जाने के बाद इससे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को भी कम करने में बेहद मदद मिलेगी। दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हुआ है। 29 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा का शेष 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा। इन्हीं में भारत की सबसे लंबी 3.6 किलोमीटर और सबसे चौड़ी 8 लेन शहरी सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके तहत पूरे क्षेत्र में 12,000 पेड़ लगाए जाएंगे। कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 12,000। अब पढ़ते हैं हम अशोक स्तंभ के बारे में। चलिए बताइए, अशोक किसके पुत्र थे, तो ये थे बिंदुसार के पुत्र, और ये कौन से वंश के राजा थे, तो मौर्य वंश के। चलिए देखते हैं अशोक स्तंभ। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है, जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम तथा ऊंचाई 6.5 मीटर है। मतलब कि जो संसद भवन बना है उनकी छत पर एक अशोक स्तंभ बनाया गया है। और अशोक स्तंभ क्या है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि किसका बना है, कांस्य का बना है। और इसका वजन कितना है, 9,500 केजी की, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6.5 मीटर की। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है एवं प्रतीक सहारे के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। वर्ष 2020 में नया संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट को 971 करोड़ रुपए मिला था। कौन बना रहा है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब देखते हैं प्रसार भारती। 11 जुलाई 2022 को सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह लोगो, ये देखिए लोगो को बनाया है। किसने बनाया है, तो सूचना और प्रसार सचिव अपूर्व चंद्रा ने। नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा, देखिए यहाँ पे आपको छोटा जैसा इंडिया का मैप मिल रहा है। वेट में दिखाती हूँ, देखिए आप इसे थोड़ा जूम करके देखेंगे स्क्रीनशॉट लेके, तो यहाँ पर एक भारत का मैप बना है और राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया है। इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश
और समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशील से जुड़ा है। प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान चेयरमैन कौन है? श्री गौरव द्विवेदी जी। अब देखते हैं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी का उद्घाटन पंचकूला में किया है। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री ईरानी स्मृति द्वारा रखी गई। अब देखते हैं I2U2 के बारे में पढ़ते हैं। 24 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, मतलब कि देखिए इसमें I2 मतलब 2 ठो आई है, जिसके एक आई का मतलब है इंडिया, दूसरे आई का मतलब है इजराइल, और इसमें 2 यू है, जिसमें एक यू का मतलब है UAE और दूसरे यू का मतलब है USA के समूह को I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। आप अच्छे से I2U2 के फुल फॉर्म को याद करेंगे कि उसमें 2 आई क्या है और 2 यू क्या है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लपीड, संयुक्त राज्य अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। I2U2 का गठन 2021 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? इजराइल और UAE के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया। इजराइल और UAE के अब्राहम समझौते के बाद किसका अनावरण हुआ? तो I2U2 का गठन 2021 में हुआ, ताकि इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके। उस समय इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तथा वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को कहा है कि क्वाड कंट्री कौन सी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गति शक्ति विश्वविद्यालय। 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी है। इसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। गुजरात का यह दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अनुसंधान और कौशल प्रशिक्षण में अग्रणी बनेगा। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत में परिवहन क्षेत्र के विस्तार में मदद करने के लिए की गई है। क्रोएशिया और यूरोजोन पढ़ते हैं। क्रोएशिया और यूरोजोन क्या है? यूरोपीय संघ UE ने औपचारिक रूप से क्रोएशिया के यूरोजोन में प्रवेश को मंजूरी दी है, जिसमें बाल्कन राष्ट्र के लिए 1 जनवरी 2023 से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके साथ यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है। लिथुआनिया 2015 में यूरो को अपनाने वाला यूरोपीय संघ का अंतिम सदस्य था। वहीं यूरोजोन में शामिल होने की कतार में लगातार बुल्गारिया है। अभी यूरोपीय संघ के 7 सदस्य बुल्गारिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन है। यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्या है क्रोएशिया की राजधानी? जाग्रेब। जो भी मैं आपको राजधानी बता रही हूँ उसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। केरल इंटरनेट सेवा के बारे में। केरल भारत का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है।
मतलब कि साउथ के जितने भी कंट्री होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में प्रत्येक नागरिक की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजकों को कम करने के लिए परियोजनाओं के तहत कामकाज शुरू किया जा सकता है। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड को .@.India से ISP लाइसेंस मिला है, जिसके बाद यह प्रतिष्ठित #KFON परियोजना इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार के रूप में देने के अपने संचालन को शुरू कर सकती है। KFON योजना की परिकल्पना BPL परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए की गई है। पिछली वाम सरकार ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था और 1548 करोड़ की KFON परियोजना को शुरू की थी। अब देखते हैं भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यूयू ललित ने, आप मुझे बताएंगे यूयू ललित कितने नंबर के न्यायाधीश हैं? इन्होंने क्या किया, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया। कहाँ पे किया? राजधानी जयपुर, जो कि राजस्थान में है। अब देखते हैं नामासाई घोषणा। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने की दिशा में नामासाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच इस मुद्दे में तीसरे दौर की बैठक के बाद अरुणाचल प्रदेश के नामसाई घोषणा में हस्ताक्षर किया गया। हालांकि शुरू में कोई विवाद नहीं था, लेकिन वर्षों से एक राज्य के निवासियों द्वारा दूसरे की भूमि का अतिक्रमण करने के आरोपों ने विवाद और हिंसा को जन्म दे दिया। इस मुद्दे पर वर्ष 1989 ईस्वी से सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लंबित थी। 123 सीमावर्ती बस्तियों को, जो पहले विवाद में थी, को उन्होंने अब 86 गांवों तक सीमित करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने इस वर्ष के 15 सितंबर तक समस्या का समाधान करने का फैसला किया। अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर स्थित 123 में से 28 गांव राज्य के साथ रहेंगे। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश के अपने दावों को छोड़ने के लिए परिणाम स्वरूप 3 गांव असम के बने रहेंगे। 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय जिले में केवल 36.5% घरों में नल से जल उपलब्धता है। अब देखते हैं 11वीं कृषि संगणना। 28 जुलाई 2022 को भारत में 11वीं कृषि संगणना का 2021-22 का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस संगणना में भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश को व्यापक लाभ पहुंचेगा। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए संगणना हेतु प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही डेटा संग्रह पोर्टल ऐप का शुभारंभ किया। कृषि संगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कृषि संगणना का फील्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू किया है। यह पहला अवसर है जब कृषि संगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, जिससे कि समय पर डेटा उपलब्ध हो सके। विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल, आइए इसे देखते हैं।
न्यूजीलैंड संसद में सरकार ने विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया। इस तंबाकू से बने उत्पादन जैसे सिगरेट को खरीदने की उम्र, इन्हें कहाँ बेचा जाएगा, निकोटीन की मात्रा कितनी होगी, तंबाकू कंपनियों के लिए नियम और स्मोक फ्री जेनरेशन बनाने की बात कही गई। यह बिल 2023 तक लागू हो सकता है और यह विपक्ष ने भी इस बिल का समर्थन किया। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कौन है। जेसिका आर्डर्न, राजधानी वेलिंगटन। राज्य सेमीकंडक्टर नीति। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 की घोषणा की, जिसके साथ यह नीति जारी करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया। इस नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेशकश कर रही है। इस नीति के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जाएगी। गुजरात राज्य में स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता के साथ इस नीति की घोषणा की गई। इस नीति के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में लगभग 2 लाख रोजगार का सृजन किया जाएगा। कितने रोजगार का सृजन किया जाएगा? तो 2 लाख का। ब्राजील में भारतीय तिरंगा, वाह गजब। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर ब्राजील में भारतीय तिरंगा फहराया गया। प्राउड ऑफ इंडिया। इसके लिए भारतीय नौसेना के INS तरकस ने बड़ी तैयारी की है। भारतीय नौसेना के गाइडेंस मिसाइल युद्धपोत INS तरकस ने भूमध्य सागरीय तैनाती पूरी कर ली है और अब उसने लंबी दूरी की यात्रा पर अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया और 26 जुलाई को अटलांटिक में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। INS तरकस ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो का दौरा करने के लिए दक्षिण अमेरिका गया और 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अक्टूबर 2022 में INS तरकस ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित IB समर 7 में भी भाग लिया। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विलय की मंजूरी दी। BSNL की संपत्ति का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा। हालांकि BSNL के साथ BSNL के विलय की घोषणा पहली बार अप्रैल 2022 में हुई। BBNL की स्थापना भारत नेट परियोजना को लागू करने के लिए की गई थी। BSNL को संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूर संचार विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को हुई। BSNL की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 2000 को। 5140 कारगिल सेक्टर गन हिल। 30 जुलाई 2022 को ट्रांस में 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन को जल्दी समाप्त करने में 4140 पर कब्जा महत्वपूर्ण कारक था। आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी घातक और सटीक मारक क्षमता से दुश्मन सैनिकों और उनकी रक्षा पंक्ति को बुरी तरह प्रभावित किया था। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल, लद्दाख में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई का अंत करते हुए ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। 5140 पर कब्जा करने की प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल कैप्टन विक्रम बत्रा की लोकप्रिय लाइन, यह दिल मांगे मोर
कहते हुए कमांड पोस्ट को सूचित किया गया था। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेरशाह फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का अभिनय किया है। भारत में स्ट्रीट व्यू सर्विस गूगल मैप्स ने भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की। यह सेवा 10 शहरों बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ौदा, अमृतसर और अहमदनगर में शुरू की गई। क्या शुरू की गई? तो स्ट्रीट व्यू सर्विस। यह सुविधा बेंगलुरु से शुरू हुई थी, जहां गूगल ने ट्रैफिक पुलिस के साथ साझेदारी की। गूगल ने वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सहयोग करने की घोषणा की। हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मैप्स ऐप में ऊपर दाईं ओर स्थित लेयर्स बटन और वायु गुणवत्ता विकल्प पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है। स्ट्रीट व्यू सेवाएं गूगल मैप पर उपलब्ध हैं। गूगल ने वर्ष 2022 के अंत तक 50 से अधिक शहरों में सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। अब देखिए पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती। पिंगली वेंकैया कौन थे, आप मुझे बताएंगे। 2 अगस्त 2022 को संस्कृत मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वतंत्र सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। तिरंगा उत्सव के समापन पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद में इसके केंद्र में एक चरखा और सफ़ेद रंग को भी शामिल किया गया तथा पिंगली वेंकैया की मृत्यु 4 जुलाई 1963 ईस्वी में हो गई। पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले। 1 अगस्त 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले की घोषणा की। इन 7 नए जिलों का नाम सुंदरवन, इच्छेमती, रानाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और एक अन्य जिला का नाम बसीरहाट रखा गया। देखिए ई टैक्सी केरल सवारी। ई टैक्सी केरल सवारी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की। केरल सरकार सितंबर 2022 से ई टैक्सी सर्विस शुरू की। इस ई टैक्सी सर्विस का नाम केरल सावरी है। इस पहल से सरकार श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। केरल सावरी में तय दर के अतिरिक्त केवल 8% सर्विस चार्ज लिया जाएगा। केरल सावरी ऐप बच्चों और महिलाओं के लिए इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही सुरक्षित प्रणाली है। ऐप में एक पैनिक बटन सिस्टम भी है, जिसे कार दुर्घटना के मामले में किसी अन्य प्रकार के खतरे से बचाया जा सकता है। नैन्सी पॉलिसी की ताइवान यात्रा। ये नैन्सी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन है। इनकी ताइवान यात्रा के बारे में देखते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पॉलिसी 2 अगस्त 2022 को ताइवान पहुंची। इस यात्रा से पहले चीन ने चेतावनी दी थी कि यदि पॉलिसी ताइवान की यात्रा की तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चीन ने इस तरह की उच्च स्तरीय यात्रा को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। चीन की सेना ने 4 अगस्त से 7 अगस्त तक दक्षिण चीन सागर और बोहाई सागर के कुछ इलाकों में सैन्य अभ्यास किए, जिसके दौरान प्रवेश प्रतिबंधित है। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है और चीन इस पर नियंत्रण
चाहता है ताइवान फॉर्मोसा द्वीप पर है, मतलब कि एक ताइवान कंट्री है जिस पर चीन अपना अधिकार चाहता है और अपना अधिकार बताता है कि यह मेरी ज़मीन है। विश्व की पहली वर्टिकल सिटी, सऊदी अरब ने विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बन रही है जिसका नाम द लाइन होगा। द लाइन क्या है? विश्व की पहली वर्टिकल सिटी कहाँ है? सऊदी अरब में। हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा युक्त इस शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इस शहर की ऊंचाई 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर होगी और इसके अंदर घर के ऊपर घर लेगर द लेयर फ्लैट स्टाइल में होंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले जनवरी 2021 में खुलासा किया। इसे बनाने में करीब 500 बिलियन डॉलर्स यानी 39.95 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। नोट: सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, और इसकी करेंसी है रियाल, आप याद रखेंगे। अब देखते हैं संस्कृत ग्राम। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। कर्नाटक में एक गांव है जहां सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती है। चयनित गांवों में संस्कृत शिक्षण भेजे जाएंगे जो स्थानीय लोगों को इस भाषा में बोलना सिखाएगी। संस्कृत भाषा की 6 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हैं। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ संस्कृत व्याकरण से संबंधित हैं। देखिए, फिर एक नए बुक को आपको याद रखना होगा कि अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि। एक मैंने आपको पहले बताई थी कि राजतरंगिणी किसने लिखी? तो कल्हण ने। अब देखिए हिमालय मसाला उद्यान। हिमालयी मसाला उद्यान। भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित सोनी में विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा किया गया। यह उद्यान जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया। भारत में उद्यान में मसालों की 30 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं, जिसमें से 8 हिमालयी क्षेत्र के एलियम परिवार की हैं। मसाला उद्यान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम के 100% लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में आतिथ्य उद्योग में 2 लाख जनशक्ति की आवश्यकता का उल्लेख किया, जिन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है। इसके साथ ही उत्तराखंड प्राइमरी एजुकेशन में NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आधारित है। NEP 2020 में 10+2 के स्थान पर 5+3+4 फॉर्मूला को अपनाया गया। पचहत्तरवां राष्ट्रीय स्थल दरभंगा। क्या है 75वां राष्ट्रीय स्थल? पादांग। सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। जुलाई 1943 में पादांग से नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां से दिया? तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रीय धरोहर बोर्ड के अनुसार
सुदृढ़ राष्ट्रीय ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के कारण पादांग को राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पादांग सिंगापुर में भारतीय सिपाहियों ने अपना पहला शिविर स्थापित किया। युद्ध के बाद नेताजी ने पादांग के दक्षिण में आज़ाद हिंद फौज स्मारक स्थापित किया। 2G एथेनॉल संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी 2G के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया। यह संयंत्र भारत में ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम एवं कुशल बनाने के प्रयासों के अनुरूप है। इस परियोजना में कचरे से कंचन उत्पादित करने के भारत के प्रयासों के तहत लगभग 2 लाख टन पराली से प्रति वर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकता है और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। इथेनॉल प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है जो प्राकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राज्य जनसंख्या आयोग। मणिपुर विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है। मणिपुर की जनसंख्या में वर्ष 1971 से वर्ष 2011 तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो गैर भारतीय विशेष से म्यांमार के कुकी चीन समुदाय हैं। कुकी कौन है? म्यांमार के कुकी चीन समुदाय। कुकी चीन समूहों के अलावा NRC समर्थक समूहों ने बांग्लादेशी और म्यांमार के मुसलमानों की पहचान की है, जिन्होंने जीरीबाम के निर्वाचन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त नेपाली गोरखा, जिनकी अत्यधिक संख्या में वृद्धि हुई, को बाहरी के रूप में पहचाना गया है। असम के इस क्षेत्र का एकमात्र राज्य है जिसने किसी व्यक्ति की नागरिकता के लिए अंतिम तिथि के रूप में 24 मार्च 1971 के साथ वर्ष 1951 के NRC को अद्यतित करने की कवायद शुरू की है। वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज एब्राडोर ने वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस के 3 सदस्य आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की। आयोग का उद्देश्य कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम संधि सुनिश्चित करने के साथ विश्व की सरकारों को अपने नागरिकों, विशेषकर युद्ध का सामना कर रहे लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। युद्ध और युद्ध जैसे कृत्यों को रोकने का आह्वान करते हुए मैक्सिको के राष्ट्रपति ने चीन, रूस, अमेरिका से शांति बहाली के उपायों को अपनाने की अपील की। अब देखिए युवा संवाद इंडिया @2047। केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित युवा संवाद इंडिया @2047 को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा। इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 सप्ताह पहले 12 मार्च
2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक। स्कॉटलैंड में फ्री सैनिटरी प्रोडक्शन। स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्शन को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। संसद में पीरियड प्रोडक्ट्स बिल के तहत स्थानीय प्रशासन को पीरियड प्रोडक्ट को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। 2 वर्ष पहले स्कॉटलैंड ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पीरियड प्रोडक्ट को मुफ्त मुहैया कराने की शुरुआत की थी। विधेयक स्कॉटिश संसद सदस्य मोनिका लेनन द्वारा पेश किया गया, जो वर्ष 2016 के बाद से पीरियड पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए अभियान चला रही है। गोल्डन जॉइंट। जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल संपर्क के 2 सिरों को जोड़ने का काम गोल्डन जॉइंट पूरा हो गया। यह 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहार रेलवे खंड को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हिमालय की पहाड़ियों का खनन किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के ओवर आर्क डेक गोल्डन जॉइंट के साथ पूरा हो गया है तथा ट्रेनों के लिए ट्रैक बिछाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। चिनाब नदी पर बने इस पुल के आधार 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति को झेलने में सक्षम है और उनका वजन 10,619 टन है। पुल का न्यूनतम जीवन काल 120 वर्ष होगा और इसे 100 किलोमीटर की गति से ट्रेनों के लिए बनाया जा रहा है। यह 1315 मीटर लंबा और नदी के स्तर से 359 मीटर ऊपर स्थित है। चिनाब नदी पर सलाल, बगलीहाल, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। देखिए ये वाला आप याद रखिएगा, ये जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी? सलाल, बगलीहाल और दुलहस्ती किस नदी के ऊपर है? तो चिनाब नदी के ऊपर। चिनाब नदी को वेदों में अस्किनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अस्किनी के नाम से। किसमें? ऋग्वेदों में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में जून 2023 तक शुरू हो जाएगी। यह मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे एक स्ट्रेच के साथ कोलकाता के रास्ते सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कुल 16.55 किलोमीटर लंबाई में से सेक्टर 5 और सियालदह के बीच 9.30 किलोमीटर कार्यान्वित है, जबकि से 7.25 किलोमीटर लंबाई के 1 वर्ष से भी कम समय में प्रारंभ होने की संभावना है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। कल से हम पढ़ेंगे सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कल से यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।